Hello everyone. So now we are discussing about the new topic, Drug Price Control Order 1995. Jurisprudence subject एंड jurisprudence में आज हम देखते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995। यानी कि पहले तो हम ये जानते हैं कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर मतलब क्या होता है, ड्रग प्राइस कंट्रोल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। क्या था कि पुराने समय में जब हमारी दवाइयों मतलब सेल होती थी, डिस्पेंस होती थी या उनकी कंपाउंडिंग की जाती थी, तो दवाइयों का पर्टिकुलर किसी भी दवा का एक फ़िक्स प्राइस नहीं होता था। तो जो जैसे पाता था उसको मनमाने हिसाब से बेचता था और अर्निंग अपनी करता था। तो इससे क्या था, जो देश की जनता थी उसकी फाइनेंशियली पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता था। वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से बेचते खरीदते थे और मनमानी रकम वसूल करते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने 1995 में एक एक्ट बनाया जिसे कि ड्रग प्राइस कंट्रोल के नाम से जाना गया, जिसमें ये निर्धारित किया गया था कि कोई भी दवा का अपना एक पर्टिकुलर एक रेट है, वो उससे ज़्यादा दवा को इस रेट से ज़्यादा नहीं बेच सकता है। तो अब हिस्ट्री के बारे में हम पता करते हैं। In a 1966, Parliament members felt that the manufacturer charging the high rate on a drug। 1966 में पार्लियामेंट के मेंबर ने ये देखा कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी दवाइयों का एक बहुत मनमाना हाई रेट मतलब मनमाना रकम को वसूल रहे हैं, एक हाई रेंज पे अपनी दवाओं को बेच रहे हैं। तो टू कंट्रोल द हाई रेट ऑफ अ ड्रग, तो उस दवाइयों को मनमाने रकम पे कोई ना बेच सके, हाई रेट ऑफ द ड्रग को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे DPCO 96 वाज पास्ड सेक्शन द 3 ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जो कि हमारा 1955 में एक एक्ट बना था अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ द सेक्शन 3 के थ्रू उसे हमने पास किया DPCO एक्ट 1966 के नाम से। अब 1966 रिप्लेस बाय द DPCO 1970। एक चीज़ हम ये जान लेते हैं यहाँ पर कि कोई भी एक्ट जब बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाता है, तो उसे टाइम टाइम पर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है कि कुछ अपडेट किए जाते हैं, मतलब कि कुछ नई नियम और शर्तें उसके ऊपर लागू की जाती हैं और फिर उसका एक अपडेटेड आ जाता है और फिर वो आगे फॉलो होता है। तो उसी तरीके से DPCO एक्ट में भी हमारा कुछ संशोधन हुए, कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, नई शर्तें लागू हुई, नई चीज़ें जुड़ी और इससे हमने इम्प्लीमेंट करके DPCO 1970 के नाम से जाना गया। अब 1970 एक्ट 1974 हाथी कमेटी वॉज फॉर्म्ड एंड टू सबमिटेड द रिपोर्ट्स इन 1975। अब हाथी कमेटी ने 1974 वाले एक्ट में अपनी कुछ रिपोर्ट सबमिट की गई और इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ और फाइनली ये हमारा 1975 में आ गया। DPCO 1970 इज रिप्लेस्ड बाय DPCO 1979। अब जो हमारा DPCO 1970 में एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुए और ये फिर संशोधित हो गए, एक नया एक्ट DPCO 1979 के नाम से आ गया। अब 1979 वाले एक्ट में भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ एंड DPCO 1987 मतलब कि 1987 में एक नया एक्ट आया ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के। 1980 रिप्लेस 90 DPCO 1995। अब ये हुआ। अब 1995 वाले एक्ट में फिर से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कुछ नई शर्तें लागू हुई और उस एक्ट को रिप्लेस किया DPCO 2013। मतलब 2013 के बाद से DPCO एक्ट में अभी तक कोई ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है। जो DPCO 2013 वाला एक्ट था उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली भी अभी हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं ना DPCO एक्ट, टू अचीव द एडिक्वेट प्रोडक्शन टू रेगुलेट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो भी हमारी मार्केट्स में हमारे ड्रग अवेलेबल हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो सभी को एक पर्याप्त मात्रा में मिल सके, उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम उन्हें प्रोवाइड करा सके एंड रेगुलेट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सभी में समान रूप से उनका वितरण हो सके जिसको जैसी आवश्यकता है। टू मेंटेन एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ द बल्क ड्रग एंड फॉर्मुलेशन, जो वे हमारी ड्रग्स हैं, फॉर्मुलेशन है, वो सभी को आसानी से सप्लाई की जा सके, मिल सके और उसके प्राइस को कोई भी अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज ना कर सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को मेंटेन करना ही हमारा DPCO एक्ट के अंतर्गत आता है। टू मेक दीज आर
अवेलेबल द फेयर प्राइसेस, और जिन लोगों को उसकी नीड है तो इस चीज़ में भी एक पारदर्शिता हो कि कोई भी अपने मनमाना रकम ना वसूले, और एक जो ड्रग हमें अवेलेबल है वो मार्केट में सभी को एक इक्वल रेट में ही अवेलेबल हो। इस चीज़ की पारदर्शिता भी बनाए रखने के लिए हमारा डीपीसीओ एक्ट जहाँ था उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब हम देखते हैं डेफिनेशन बल्क ड्रग। इट मीन फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल और द प्लांट प्रोडक्ट कन्फर्मिंग द फार्माकोपियाज स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड एंड ड्रग एक्ट 1940। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल केमिकल्स थे, प्रोडक्ट्स थे, वो चाहे बायोलॉजिकल हो, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हो, उन्हें कन्फर्म किया गया था फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के थ्रू, एक स्पेसिफाइड किया गया, स्पेसिफाई किया, उन्हें अलग रखा गया, जो कि एक्ट हमारा 1940 में DNC एक्ट के अकॉर्डिंगली आया था। सेलिंग प्राइस अब हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्या होता है सेलिंग प्राइस? तो फिक्स प्राइस बाय द गवर्नमेंट ऑफ द शेड्यूल फॉर्मुलेशन। जब डीपीसीओ एक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया था तो गवर्नमेंट ने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ों को रखा गया था, शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल डिवाइड किया गया था, तो गवर्नमेंट के थ्रू एक फिक्स किया गया था किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के प्राइस को, उसे ही हम बोल देते हैं सीलिंग प्राइस, जिसमें हमें गवर्नमेंट ने एक ये डिसाइड किया गया था कि हाँ इस ड्रग का, इस पर्टिकुलर ड्रग का एक फिक्स अमाउंट है, इससे ज़्यादा की रेंज में हम उसे सेल नहीं कर सकते हैं। Formulation: the medicine processed out of the containing one or the more drug bulk drugs with and without pharmacopoeial aids। यानी कि जो भी हमारी मेडिसिन है वो मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है, तो जो भी हमारी बल्क ड्रग्स हैं उसमें विद या विदाउट फार्मास्यूटिकल, उसमें हमारे जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और जो भी ड्रग है वो हमारे इंटरनल यूज़ के लिए, एक्सटर्नल यूज़ के लिए, डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, मेडिकेशन एंड प्रिवेंशन द डिजीज़ द ह्यूमन एनिमल्स, जो भी हमारे एनिमल्स में या ह्यूमंस में जो भी हमारी ड्रग्स हैं वो हैं, उन्हें मतलब मिटिगेशन, उनकी रोकथाम एंड प्रिवेंशन के लिए हैं। तो ये जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो सिर्फ हमारे एलोपैथी मेडिसिन के लिए ही ज़रूरी थे। बाकी जो इसके सब सारे हमने जो भी अभी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े वो हमारी नॉट इंक्लूडेड द आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में, सिद्धा में, यूनानी में, वो तिब्बी हो या फिर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन हो, उसमें ये सब सारी चीज़ें हमारी लागू नहीं हो रही थी। प्राइस ऑफ द बल्क ड्रग मतलब कि क्या होता है, गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू फिक्स द मैक्सिमम सेल प्राइस। गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, ये पावर है कि वो किसी भी ड्रग का एक मैक्सिमम प्राइस रेट जो है वो फिक्स कर सकती है, वो डिसाइड कर सकती है। वाइल फिक्सिंग द सेल प्राइस गवर्नमेंट शैल बी टेक इनटू द फॉलोइंग कंसिडरेशन। अब जब गवर्नमेंट जो है वो किसी भी चीज़ का, किसी भी ड्रग का एक फिक्स प्राइस सेट करती है तो उसके अपने कुछ कंसिडरेशन होते हैं, कुछ चीज़ों को वो ध्यान में रखती है। तो क्या है, अब हम देखते हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ द 14% ऑन नेटवर्थ, कि जो पोस्ट टैक्स है वो रिटर्नेबल है और वो हमारा 14% जो है वो रिफंडेबल या रिटर्नेबल है। रिटर्न ऑफ द 22% ऑन अ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ द 18% नेटवर्थ एंड 26 ऑन अ कैपिटल एम्प्लॉयड, कि जो हमारा 22% है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए रिटर्नेबल है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमारा 18% या 26% जो है वो है। ये सब सारी नियम एंड शर्तें थी जो गवर्नमेंट ने प्राइस को डिसाइड करते वक्त ध्यान में रखकर उन्हें बनाया था। रिटेल प्राइस ऑफ द फॉर्मुलेशन, कि कोई भी फॉर्मुलेशन है, कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो उसका अब हम रिटेल प्राइस कैसे तय करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर ड्रग जो है उसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और सबका किसी का लॉस भी ना हो और एक सही मात्रा में सबको चीज़ें मिल भी सके। तो रिटेल प्राइस डिसाइड करने के पहले हमने एक फॉर्मूले को कॉन्स्टिट्यूट किया। उस फार्मूले के हिसाब से हमने किसी भी ड्रग की, किसी भी फॉर्मुलेशन की एक रिटेल प्राइस तय की। तो फॉर्मूला था MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC एक्स 1 प्लस मेप डिवाइडेड बाय 100 प्लस ED। मतलब कि क्या था कि RP उसका किसी भी ड्रग का रिटेल प्राइस क्या है, उसमें हम उसकी मटेरियल कॉस्ट भी जोड़ेंगे, कन्वर्जन कॉस्ट भी जोड़ेंगे। MP मतलब पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल कॉस्ट, की जब भी हम ड्रग को बना रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग के दौरान क्या कॉस्ट आ रही है, क्या उसका मटेरियल कॉस्ट क्या है, पैकेजिंग चार्जेस क्या क्या है, एक्साइज ड्यूटी में हमें कितना पे करना है,
एंड मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये इस फॉर्मूले के हिसाब से हम किसी भी ड्रग की या मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी रिटेल प्राइस को हम डिसाइड कर सकते हैं। Power fixed to retail price of the schedule formulation. फर्स्ट इज गवर्नमेंट फिक्स द प्राइस ऑफ द शेड्यूल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट के शेड्यूल के हिसाब से हर पर्टिकुलर ड्रग का एक अपना फिक्स प्राइस है जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। प्राइस कंट्रोल फिक्स्ड कैन नॉट बी इंक्रीज बाय द मैन्युफैक्चर विदाउट प्रीरियर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। कि जो हमारा फिक्स्ड प्राइस है उसको जो मैन्युफैक्चरर है वो इंक्रीज नहीं कर सकता है जब तक कि वो गवर्नमेंट को कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दे देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चर भी, कहने का मतलब ये है कि मैन्युफैक्चर भी किसी भी ड्रग में या किसी भी ड्रग की प्राइस में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, उसे बढ़ा नहीं सकता है। अगर उसे ऐसा करना है तो उसे गवर्नमेंट को अप्रूवल देना होगा। अपनी शर्त जो है विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन, गवर्नमेंट से उसका एक एप्लीकेशन दे करके अप्रूवल लेना होगा। इसके बाद ही वो अपनी जो ड्रग का प्राइस है उसको बढ़ा सकता है, उसमें कुछ संशोधन कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन ऑफ द रिटेल प्राइस शुड बी सबमिट द फॉर्म द 3 and 4। जो भी हमें प्राइस को घटाना है, बढ़ाना है या ऐसा कुछ भी अपने प्राइस में अगर हमें उसमें परिवर्तन करना है तो जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर है उसे एक एप्लीकेशन के थ्रू अपनी शर्त को गवर्नमेंट के सामने रखना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके बाद ही वो उसे बढ़ा सकता है, उसमें कोई भी इंक्रीजमेंट कर सकता है। फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट द ड्रग फॉर्मुलेशन गवर्नमेंट फिक्स द रिटेल प्राइस विद इन 2 months। यानी कि जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसमें उस रिसिप्ट में डेट वगैरह प्रॉपर मेंशन होनी चाहिए और गवर्नमेंट के सामने उसको अपनी रिटेल प्राइस इंक्रीजमेंट के शर्त को रखना है, विद एप्लीकेशन के थ्रू उसे प्रेजेंट करना है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955 फर्स्ट पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट जानने के लिए आगे के वीडियो में देखेंगे। आई होप you are understood well, and thank you class.